जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। हम कर रहे हैं तैयारी सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम की। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है पर्यावरण अध्ययन का। यह हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से, साथ ही साथ पैट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी, उनमें से जो पर्यावरण अध्ययन के टॉप क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में लिए हैं, ताकि आपको तैयारी करने में थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको पता चले कि कैसे प्रश्न जो है वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, साथ ही साथ सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। टॉप 30 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं, तो अगर आप उनमें से 25 भी सही कर पाए तो आप भी कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी एग्जाम क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और आपका स्कोर क्या रहा यह आप मुझे वीडियो के अंत में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम और सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो वायुमंडलीय दाब को जिस यंत्र से मापा जाता है वो है बैरोमीटर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को यानी सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पौधे नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं सीधे वायुमंडल से, नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से, दोनों रूपों में, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से भी और नाइट्रेट के रूप में मिट्टी से भी ग्रहण करते हैं। तो यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊंट का शरीर मरुस्थल में रहने के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि उसमें गद्दीदार व चौड़े पैर होते हैं, कोबड़ का होना, पानी संग्रहण के लिए थैली होना, या उपर्युक्त सभी? तो गद्दीदार व चौड़े पैर होना, कोबड़ होना और पानी संग्रहण के लिए थैली होना, ये कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो मरुस्थलीय पर्यावरण में रहने के लिए ऊंट की सहायता करती है। यानी ऑप्शन जो है वो डी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र बनता है जैविक घटकों से, भौतिक घटकों से, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो बनता है वो जैविक घटकों और भौतिक घटकों दोनों से मिलकर बनता है, जिसमें हवा, मिट्टी और जल ये सभी जो हैं वो शामिल होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए यानी उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या फास्फोरस? तो एनीमिया रोग जिसकी कमी से होता है वो है शरीर में आयरन की कमी, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। एनीमिया रोग के जो लक्षण होते हैं वो पीला चेहरा, जल्दी थकना, वजन कम होना, ये सभी जो हैं वो एनीमिया रोग के लक्षण हैं। इस रोग में लोहे की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल द्वारा फैलने वाले रोग इनमें से कौन से हैं? हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया या मलेरिया? यानी इनमें से कौन कौन से रोग जो हैं वो जल द्वारा फैलते हैं? केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड, केवल सेकंड थर्ड फोर्थ, या सेकंड थर्ड या फिफ्थ, या सभी के सभी? तो इनमें से जो जल द्वारा फैलने वाले रोग हैं वो है हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस। ये तीनों रोग जो हैं वो जल द्वारा फैलते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हैं। तो ऑप्शन को ध्यान से देखकर जब टिक लगाना है तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर में प्रोटीन आवश्यक है, इसकी कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकर, तपेदिक, निमोनिया या डायरिया? तो शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सिंपल सा पूछा गया है। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है क्वाशियोरकर, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके जो लक्षण है वो है बढ़ा हुआ पेट, दुबला पतला शरीर और शरीर में खून की बहुत कम मात्रा इसके लक्षण हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य है, प्रोटीन का कार्य शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत करना है, वसा का कार्य शरीर में तापक्रम का नियंत्रण करना है, और खनिज व विटामिन का कार्य कार्बोहाइड्रेट के अभाव में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा देना है। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखो, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो कार्य है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, ये बिल्कुल सही है।
प्रोटीन का कार्य शारीरिक वृद्धि तथा मरम्मत करना है, ये भी बिल्कुल सही है। वसा का कार्य शरीर में तापक्रम का नियंत्रण करना है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खनिज व विटामिन का कार्य कार्बोहाइड्रेट के अभाव में थोड़ी मात्रा में ऊर्जा देना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि विटामिन और खनिज जो है वो पोषक तत्व है, जिनके अभाव में कई रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। यानी एक पोषक तत्व है, यानी ऑप्शन जो है वो हमारा डी बिल्कुल ही गलत है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नगर पालिका व निगमों द्वारा जल का उपचार कैसे किया जाता है? जल में क्लोरीन डालकर, ओजोनीकरण द्वारा, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्यार्थी नगर पालिका या नगर निगमों से आते हैं तो वे जानते ही होंगे कि नगर निगमों या नगर पालिका द्वारा जो जल होता है वो आमतौर पर क्लोरीन युक्त होता है। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है कि नगर पालिका व नगर निगमों द्वारा जल का उपचार जल में क्लोरीन डालकर किया जाता है। क्लोरीन डालकर जल को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो सभी रोगाणुओं को समाप्त कर देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन्म के समय बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के समय बच्चे को जो टीका लगाया जाता है वो बीसीजी का लगाया जाता है, यानी इनमें से बीसीजी का लगाया जाता है। यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओवीपी, इन तीनों का टीका जो है वो जन्म के समय लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है? डीएनए, आरएनए, जीन, या गुणसूत्र? तो आनुवंशिकता की मूल शारीरिक और कार्यात्मक जो इकाई है वो है जीन, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। जीन जो है वो डीएनए से बने होते हैं और हर एक गुणसूत्र में कई सारे जीन होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीवों की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? कोशिका, ऊतक, अंग, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वो है कोशिका, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा यानी रोगों से लड़ने का जो कार्य करती है वो करती है वाइट ब्लड सेल, यानी डब्ल्यूबीसी, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है, यानी वाइट ब्लड सेल का यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है 13 से 20 दिन का। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करें आरबीसी की तो इसे एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और इसका जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। कितना? 120 दिन का। अगर बात करें प्लेटलेट्स की तो प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है 3 से 7 दिन का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा होती है भार का 6%, भार का 7 से 8%, भार का 5%, या भार का 10%। तो मानव शरीर में रुधिर की जो मात्रा होती है वो पूरे शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होती है। नहीं, ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। एक नॉर्मली 70 किलो के मानव में औसतन 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, या गुजरात? तो लोनार झील जो है वो एक खारे पानी की झील है। यह झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं जल संभर, जल विभाजक, दोआब, या तराई? तो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोआब, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें जल विभाजक की तो जल विभाजक जल के प्रवाह की दिशा को विभाजित करता है। अगर तराई की बात की जाए तो तराई क्षेत्र दलदली मैदान है। और जल संभर की बात की जाए तो जल संभर जल के संरक्षण और प्रबंधन की एक विधि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जोड़ा यानी युग्म जो है वो गलत है? कालाहारी रेगिस्तान अफ्रीका, अटकामा यूरोप, थार रेगिस्तान एशिया, या ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया? तो ये सभी रेगिस्तान हैं और उनसे जुड़े महाद्वीप हैं। अगर बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग की तो ग्रेट विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। थार एशिया में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। कालाहारी अफ्रीका में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अटाकामा जो है वो यूरोप में स्थित नहीं है, वो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानें नहीं है? स्लेट,
सीस्ट, डायोराइट या फाइलाइट? तो इनमें से रूपांतरित चट्टानों के जो उदाहरण है वो है स्लेट, यीस्ट। तो इनमें से रूपांतरित चट्टानों के जो उदाहरण है वो है स्लेट, सीस्ट, फाइलाइट। ये तीनों ही रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं, लेकिन डायोराइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, वो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा या बर्फ? तो श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है जल विद्युत को, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। जल विद्युत को श्वेत कोयला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कांगो नदी, अमेजन नदी, नाइजर नदी या नील नदी? तो इनमें से जो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है वो है कांगो नदी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। और इसी महाद्वीप की एक दूसरी नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है, वो है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये प्रश्न तो 3 से 4 बार एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। 17.5%, 18.50%, 18.90% या 19.05%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वो है 17.5%, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली है पंतनगर, बेंगलोर, कानपुर या दिल्ली? देखो, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक वर्ष जो माना जाता है वो 1966 से माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति लाने में कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। इसी कारण पंतनगर को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है? SIDBI, IDBI, ICICI या नाबार्ड? तो जो बैंक लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है वो है सिडबी, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1990 में। कब हुई थी? 1990 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग डैश होती है? 70%, 80%, 50% या 90%? तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो लगभग 60 से 70% होती है, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड? तो वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक हानिकारक गैस कौन सी है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। यह गैस रक्त में मिलकर शरीर की क्रियाशीलता को कम कर देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिपेरिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्तवाहिनी में रक्त को जमने से रोकना, रक्त के जमने में मदद करना, प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हिपेरिन का मुख्य कार्य क्या है? वो है रक्त वाहिनी में रक्त को जमने से रोकना, यानी ऑप्शन जो है वो ए हमारा बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता? वो हिपेरिन के कारण नहीं जमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत को, प्लीहा को, अग्नाशय को या अस्थि मज्जा को? तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखो, बात करें सबसे पहले तो उसकी उत्पत्ति की, कि आरबीसी कहाँ बनती है? वो बनती है अस्थि मज्जा में, लेकिन उनकी मृत्यु जो होती है वो होती है प्लीहा में, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह है टीबी का, पोलियो का, एड्स का या चेचक का? तो लाल फीता अंतर्राष्ट्रीय चिन्ह किसका है? वो है एड्स का, यानी ऑप्शन जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आंख, कान और दांत के डॉक्टर द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? तो आंख, कान और दांत के डॉक्टर द्वारा जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन जो है वो बी हमारा बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा कहलाता है? ए, बी, ए बी या ओ? इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये प्रश्न सिर्फ आपके लिए है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है।
तो यही प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर में सीटेट, यूपीटेट और बीएड एंट्रेंस एग्जाम साथ ही साथ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। आप कितने तैयार हैं और आपका स्कोर क्या रहा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जो प्रश्न आपसे पूछा है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा कहलाता है, ए बी या ओ, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जितना हो सके, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।